सो गाइस, आज हम बात करते हैं एक बैंक जिसने किया अपने शेयर होल्डर्स को माला माल 10 गुना रिटर्न पिछले 3 साल में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फिनकलाब एकेडमी। सेक्टर वीडियोस तो बहुत सारी हो गई। आज हम बात करेंगे कंपनी की, एक बैंक की, पर्टिकुलरली यूबीएल की, जिसने दिए हैं तकरीबन 10 गुना रिटर्न इन द लास्ट 3 ईयर्स, मोर देन एनी अदर बैंक। और हम इस पे भी बात करेंगे कि इन रिटर्न्स की सोर्सेज क्या थी, क्या इस बैंक ने ऐसा डिफरेंट किया है कि जिसकी वजह से इतने रिटर्न्स ने स्टैंड आउट किया है। तो आइए देखते रहिए। So guys, UBL has always been one of the top 5 banks in Pakistan with respect to deposits and everything. But there was always something lacking, जिसकी वजह से इसके रिटर्न्स अच्छे तो होते थे बट कोई आउटस्टैंडिंग बहुत बड़ी कोई इस तरह की अलग से शाइन करने वाली चीज़ नज़र नहीं आया करती थी। बट सिंस द न्यू मैनेजमेंट जो मोहम्मद जावेद इकबाल साहब जब से इनके प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से बैंक के अंदर एक न्यू लाइफलाइन नज़र आती है कम्प्लीटली। दो मेजर चीज़ें उसके अंदर बैंक में हो रही हैं, जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली ये सारे रिटर्न्स आपके इतने अच्छे किस्म के जनरेट हो पाए हैं। एक जो चीज़ है वो ये कि बैंक की जो डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ रही है, दैट हैज़ बिन क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। जो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर टोटल डिपॉजिट 2.1 ट्रिलियन से रफली आपका 4.3 ट्रिलियन तक आ चुके हैं आपके डिपॉजिट, यानी तकरीबन मोर देन डबल आप कह सकते हैं कि इन द लास्ट 2 ईयर्स आपके हो चुके हैं। दूसरी जो चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि बैंक ने, आपका जो जावेद साहब हैं, इन्होंने बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें एक रेगुलेटरी आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ रेपो बोरोइंग्स एंड देन फ्लोटर पीआईपी, जिसमें मैं थोड़ी देर पे आता हूँ। वहाँ उस आर्बिट्राज को सही तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, जो कि इवेंचुअली ये दोनों चीज़ें भी ट्रांसलेट हुई हैं इनटू अर्निंग्स ग्रोथ। अर्निंग्स जो कि बैंक की, जावेद साहब ने जब टेक ओवर किया था रफली उस टाइम 2-5 रुपए क्वार्टर स्प्लिट एडजस्टेड में बात कर रहा हूँ, रन रेट चल रहा होता था वो रफली, अब रिकरिंग बेसिस पे आज के दिन बात करें 14-15 रुपए क्वार्टर के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। जून के अंदर नंबर कम था बट दैट वाज ड्यू टू हायर टैक्सेशन। उसकी अगर आप नॉर्मलाइज करके अगर आप रिकरिंग अर्निंग निकालने की कोशिश करें तो 14-15 रुपए क्वार्टर आता है आपका, जो उसकी ईपीएस निकल के आती है। तो ये जो दो चीजें हैं बेसिकली, डिपॉजिट्स ग्रोथ एंड रीपो का आर्बिट्राज, ये मिला इनटू एबनॉर्मल अर्निंग्स ग्रोथ एंड हेंस डिविडेंड्स ग्रोथ एंड हेंस शेयर होल्डर रिटर्न्स की ग्रोथ जो आई है अपनी, जो 10 गुना रिटर्न में आपकी बात कर रहा था। तो ये एक समराइज वर्जन है स्टोरी का, आगे मैं आपको और बताता हूँ। सो गाइस, बैंकिंग सेक्टर की जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर हमने ये तो हाई लेवल बात कर ली थी कि एक बैंक पैसे कैसे बनाता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, उसकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है वो उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट सूद इनकम होती है। जहाँ पर बैंक जो होता है वो लोगों से, आप लोगों से, हमसे, कॉर्पोरेट से डिपॉजिट ले रहा होता है और उस डिपॉजिट को आगे या तो लोन के फॉर्म में लेंड कर रहा होता है टू कॉर्पोरेट्स, या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद रहा होता है, और बीच में स्प्रेड जो होता है वो उसकी जेब में जा रहा होता है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम या इस्लामिक बैंकिंग के केस में नेट स्प्रेड इनकम कहा जाता है। यहाँ से इस तरीके से ये लोग कमा रहे होते हैं। दूसरा फिर कोई नॉट इंटरेस्ट इनकम के एलिमेंट्स होते हैं बट वो इन द बिगर पिक्चर आपके छोटे होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में तो भी बहुत बड़े होते हैं, जिसके अंदर फी इनकम, डेबिट कार्ड इनकम, एफएक्स इनकम, फला इनकम, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो एक काम करते हैं, बैंकिंग का मॉडल तो पूरा मैंने आपको समराइज वैसे कर दिया बट बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम यूबीएल की एक्सेल शीट के अंदर डीप डाइव करते हैं और कोशिश करते हैं कि अर्निंग्स के एस्टिमेट करने की कोशिश करें कि किस डायरेक्शन में अर्निंग्स आउटलुक, किस डायरेक्शन में अर्निंग्स जा रही हैं, अर्निंग आउटलुक किस तरह की नज़र आ रही है, और फिर थोड़ी सी वैल्यूएशन करने की कोशिश कर लेते हैं। सो गाइज, ये एक्सेल के अंदर मैंने थोड़ा सा डेटा निकाल लिया है। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स मैंने सामने रखी हैं बिकॉज इस बैंक के अंदर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर काफ़ी शार्प किस्म के चेंजेस आए हैं डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन एंड एवरीथिंग जो भी होता रहा है। तो मैं इसलिए क्वार्टरली पे फोकस किया है। एनुअल के अंदर अगर हम करने चाहते हैं तो हम सही तरीके से शायद चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही होगी। ये आपका दिसंबर 23 क्वार्टर से लेके अब तक का मैंने ले लिया। बाकी स्क्रीन कुछ डेटा मैं आपको इनेबल कर दूंगा, मैंने हाइड किया हुआ, आप लोग चाहिएगा तो देख लिएगा। सो मार्कअप या इंटरेस्ट रेवेन्यू आपका 300 अरब का आगे जो इस बैंक का हो चुका है। बेसिकली ये वो है जो कि आप एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, या कोई और अदर आपके इस तरह के छोटे मोटे चीज़ें होती हैं जिन पे आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। नीचे आ जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि आप अपने डिपॉजिटर्स को, अपनी कोई दूसरी आपने बोरोइंग करी हुई है स्टेट बैंक से, आपने रीपो बोरोइंग करी हुई है, या आपने कोई और डेट लिया हुआ है, जो ये सारी आपकी उसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट होती है ना, वो इधर मार्कअप
एक्सपेंस के अंदर नज़र आ रही होती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम या नेट सूद इनकम हो जाता है। तो ये नेट इंटरेस्ट इनकम मैंने दिखा दिया आपको यहाँ पे। बाकी ये आप देखें फ़ी इनकम है। ये फ़ी जनरली जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, डेबिट कार्ड फ़ीस, इंटरनेट बैंकिंग फ़ीस, फला फ़ीस, ढिमकर फ़ीस, SMS चार्जेस फ़ीस, वो सारी आ जाती हैं। बैंक की जो कॉर्पोरेट बैंकिंग की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती हैं उसकी फ़ीस भी यहीं पे आ रही होती है। डिविडेंड इनकम, जो बैंक थोड़ा बहुत एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता होगा उसकी डिविडेंड आ जाती है, जो आप देखें इन द बिगर पिक्चर बहुत ही चिल्लड़ सा नंबर है इन लोगों का। सो 91 बिलियन का अगर नेट इंटरेस्ट रेवेन्यू है तो 500 मिलियन की एफएक्स इनकम, ओह सॉरी, डिविडेंड इनकम इज नेग्लिजिबल, मीनिंगलेस। एफएक्स इनकम ये रेमिटेंसेज वगैरह होती हैं, ये जो आपकी दूसरी करेंसी की डीलिंग्स होती हैं उसके अंदर बैंक का स्प्रेड होता है, वो कमा रहे होते हैं। गेन एंड लॉसेज ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो स्टॉक्स मार्केट हो गई या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई उसके अंदर जो आप बाइंग सेलिंग करते हैं उसके ऊपर जो गेन या लॉसेज आते हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। मैं इनको हटा के देख रहा होता हूँ बिकॉज ये कि अगर आप आज रियलाइज़ कर रहे हैं तो बेसिकली आप फ्यूचर गेन फोरगो कर रहे होते हैं, तो बेसिकली रिकरिंग बेसिस के ऊपर मैं क्लीन अर्निंग्स को देखने के लिए मैं इसको जीरो करके देखता हूँ। अदर इनकम, फिर और कोई चीज़ रह जाती होगी यहाँ पे आ जाती होगी, नॉन मार्कअप इनकम, और दोनों को जब आप ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, जो ये नॉन इंटरेस्ट इनकम, नॉन मार्कअप और इंटरेस्ट इनकम, ये आपका टोटल इनकम बन जाता है जैसे आपको नजर आ रहा है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बैंक चलाने के आमतौर पर खर्च होते हैं, सैलरीज, ब्रांचेस, बिजली, लीगल, फला ढिमका जो भी होता है। वर्कर्स वेलफेयर फंड एक फॉर्म ऑफ टैक्स होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। फिर ये आपका आगे क्रेडिट लॉसेज, बेसिकली लोन्स के ऊपर प्रोविजन होते हैं जो बैंक लैंडिंग कर रहे होते हैं उसके ऊपर, या इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी कोई कभी कभी आपको प्रोविजन लेने पड़ जाते हैं। तो ये वो लोन्स अगर डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं या आपको ख़तरा है डिफ़ॉल्ट होंगे, और थोड़ा सा बहुत सारे केसेस में बैंक खुद भी कॉशियस होते हैं, एज अ मैटर ऑफ कॉशन भी वो प्रोविजनिंग बुक कर रहे होते हैं। तो ये हो जाता है, फिर टैक्स लग जाता है, और फिर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। बाकी ये बैलेंस शीट है, अगेन इसको आप लास्ट वीडियो से अगर डिटेल में आपको गो थ्रू करना हो वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए एक काम करते हैं कि इसकी अर्निंग्स की प्रोजेक्शन या डायरेक्शन एक निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की अर्निंग्स हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट ऑल स्टार्ट्स विद योर डिपॉजिट्स की ग्रोथ, क्योंकि बैंक्स की जो बैलेंस शीट होती है वो लाइबिलिटी ड्रिवन होती है। जितना डिपॉजिट होगा उतना ज़्यादा आगे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं और स्प्रेड कमा सकते हैं। सो लेट्स फोरकास्ट डिपॉजिट्स। अब डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि डिपॉजिट्स ग्रोथ के अंदर तो बैंक ने कोई छक्के मारे हुए हैं इस वक्त, तो वो इस वक्त तो चल रहा है। अब जो इनकी अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे, जो इन लोगों ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक दी हुई है, तो उसके अंदर भी अगर आप देखें तो इन्होंने अपने मार्केट शेयर्स की बताई हुई है। जैसे कि यूबीएल का टोटल डिपॉजिट्स का मार्केट शेयर जो है आप देखें, जो दिसंबर 2008 में 11.5% होता था, वो फाइनली अब जाके 11.5% पे वापस आया है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे हैव बीन लूजिंग मार्केट शेयर, बहुत ही लो आ चुका था 7.8, एंड रिसेंटली अभी शार्प जंप के बाद ये लोग रिकवर किया है मार्केट शेयर। इसी तरीके से करंट डिपॉजिट्स के मार्केट शेयर की अगर आप देखें तो उसमें इनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा हो गया, फिर 14% के ऊपर रफली आपका जा चुका है, और ये ग्रोथ भी आपको उस तरह से नजर आ रही है। करंट डिपॉजिट्स एक्सट्रीमली एसेंशियल, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि उसके ऊपर आप डिपॉजिटर को कुछ भी नहीं दे रहे होते हैं, अंडा दे रहे होते हैं एंड सब कुछ आप कमा रहे होते हैं। सो बैंक्स की जो ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि करंट डिपॉजिट मिलता रहे बेसिकली, एंड उसके अंदर दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ वहाँ पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखें, वैसे तो ग्रोथ आप देखें कोई क्रेजी किस्म की चल रही है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस के ऊपर भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट अगेन ऐसा हमेशा सस्टेनेबल नहीं होता है। एक देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन आपका हाई बेस इफेक्ट किक्स इन, देन फिर उसके बाद आपका कंपटीशन भी होता है, वो भी जागना शुरू हो जाता है जब आप इस तरह से इतना अग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब मार्केट शेयर आप ले रहे हैं तो देर ऑब्वियसली कंपेटिटर्स वो लूजिंग आउट ऑन द मार्केट शेयर जिसका आप ले रहे होते हैं, तो वहाँ पर मार्केट दूसरे कंपेटिटर्स भी एक्टिव हो रहे होंगे। सो यही ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंटली चलते रहना वुड बी, एंड थोड़ा मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ, कितना अर्सा चल सकती है दैट वी डोंट नो। बैंक की स्ट्रैटेजी इस वक्त बहुत अग्रेसिव है, जिसमें ब्रांच एक्सपेंशन पे बहुत अग्रेसिव है बैंक, जिसके अलावा बैंक जो है उन्होंने अपनी जो ब्रांच लेवल के ऊपर जो उन्होंने रिफॉर्म्स करे हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपने सेल्स टीम के स्ट्रक्चर्स को रिवाइज किया है, कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर्स को, वो उनको बहुत अभी बेनिफिट कर रहा है। लेट्स सी अब ये कहाँ तक कितना अर्सा जाता है, अगेन फ्यूचर ओनली अल्लाह ताला नोज। अब हम कुछ अजम्पशंस लेके काम करने की कोशिश कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी अभी मैं कहता हूँ कि जितना डिपॉजिट चल रहा है चलें, अभी 10% क्यू ऑन क्यू एक अजम्पशन लगा लेता हूँ कि अभी चलेगा, और फिर दिसंबर तक भी ये चलेगा, और ये मैं ये आसानी के लिए फ्लैट रख लेता हूँ। यहाँ पे ये सम हो जाएंगे सारे। अच्छा, इस पर भी 10% लगा देता हूँ क्यू ऑन क्यू बेसिस के ऊपर, और फिर उसके बाद हम आई थिंक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाकर वी विल ट्राई टू एक्चुअली स्लो डाउन देयर ग्रोथ, ताकि नंबर्स जो हैं वो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो। ये मैं 10% क्यू ऑन क्यू को मैं ले जाता हूँ 5% क्यू ऑन क्यू के ऊपर, जो कि एनुअली कंपाउंड होकर रफली 20% से
ऊपर नंबर चला जाएगा आपका ग्रोथ का, जो मैं उससे आगे 2027 में भी एक्सटेंड कर देता हूँ आपको। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखेंगे अगर जैसे ये 2.6 ट्रिलियन है, मैं ईयर ऑन ईयर अगर निकालूंगा इसको, तो वो जो 5% क्यू ऑन क्यू तकरीबन 21.5% ईयर ऑन ईयर बन जाता है आपका। तो ये 20% कर लिया। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको स्लो डाउन और नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं ये 3% क्यों हो जाएगा आपका, और ये क्यू ऑन क्यू 3% का मतलब है जब आप इसे एनुअलाइज देखने जाएंगे तो ये एनुअलाइज होके नंबर बनेगा तकरीबन 12.5%। अच्छा, थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो डिपॉजिट्स ग्रोथ होनी चाहिए वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के बराबर और M2 ग्रोथ मनी सप्लाई के ग्रोथ के बराबर होनी चाहिए। M2 ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर एक लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप निकालेंगे तो वो तकरीबन निकलता है आपका 13.5% का। बट डिपॉजिट ग्रोथ जनरली थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा ऑब्वियसली एक ग्रे इकोनॉमी है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो मैं इसको 12.5 आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर लेता हूँ, मैं 3.5 कर देता हूँ। 3.5 से ताकि एक M2 ग्रोथ जो हिस्टोरिकली एवरेज चलती रही है कम से कम वो तो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो, या उससे थोड़ा प्रीमियम ही हो तो अच्छा है, बिकॉज बैंक की स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली गुड। तो ये देखें 14.5-15% के करीब तकरीबन चला गया, तो आई थिंक दैट्स फाइन। इसको अब हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से आगे 2030 तक, तो हम कोशिश करेंगे 2030 तक की फोरकास्ट बना लें। ये हमारे पास आ गए डिपॉजिट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमें एक चीज़ चाहिए होगी जहाँ से जो ये और कमाते हैं दूसरी सोर्स, वो होती है आपकी स्टेट बैंक से बोरिंग। अब वो नंबर जो होता है देखें, अगेन वो लिंक हुआ होता है किसी हद तक कि गवर्नमेंट कितना फिस्कल डेफिसिट रन कर रही है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट बैंक जो होता है वो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए रिपो पंप करता रहे, ओमोस के थ्रू वो इंजेक्ट करता रहता है। वैसे ये अमाउंट आपको नजर ही आ रहा है कि ओवर टाइम ये बैंक जो, तो यूबीएल हैज़ बिन वेरी एग्रेसिव। अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे देखें हुआ ये कि जो रिपो होता है ना, रिपो इज बेसिकली ये कि ओमो समझ लें, उसमें जो स्टेट बैंक आता है वो बैंकिंग सिस्टम में पैसे इंजेक्ट करता है ताकि लिक्विडिटी का कोई क्रंच ना क्रिएट हो, एंड वाइस वर्सा। कभी सरप्लस होता है तो स्टेट बैंक आके पैसे बोरो करके भी ले जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, गवर्नमेंट क्योंकि सिस्टम में इतनी बड़ी बोरोवर है तो लिक्विडिटी का एक डेफिसिट खड़ा रहता है, तो उसको फंड करने के लिए स्टेट बैंक ओमोस के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा होता है इन द बैंकिंग सिस्टम। अब वो लेंड करता है पैसे टू द बैंक्स, बैंक्स बोरो कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेट बैंक। एंड होता क्या है, एक कॉरिडोर सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो भी आप पॉलिसी रेट देख रहे होते हैं उससे थोड़े से कम रेट के ऊपर स्टेट बैंक आकर लैंड करता है टू बैंक्स। अच्छा, यहाँ पे ये आपके पास आगे कि आप इतने पे बोरो कर सकते हैं। लेट्स से अगर 10.5% इस वक्त आपका पॉलिसी रेट चल रहा है तो स्टेट बैंक शायद 10-10.25 जैसे रेट के ऊपर शायद आपको लैंड कर रहा होगा इस वक्त। आगे आपके पास गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है पीआईबी फ्लोटर। फ्लोटर इज बेसिकली वो होता है कि जिसके अंदर फिक्स डील नहीं होती है, 6 महीने के बाद वो मार्केट इंटरेस्ट रेट के मुताबिक वो रिप्राइस हो जाता है। अब पीआईबी फ्लोटर जो है वो एक प्रीमियम पे चल रहा था टू पॉलिसी रेट। तो आप लेट से अगर पॉलिसी रेट 10.5 है और वो 11.5 का बिक रहा है, आपका 12.5% 11.5% यील्ड ऑफर कर रहा है, तो आप 10.25 पे बोरो करें, 11.5% का आप जो है पीआईबी फ्लोटर खरीद लें, बीच में 1.25% आप स्प्रेड कमाते रहे एज अ बैंक। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स आपको अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट आपको दे रही है पीआईबी फ्लोटर ताकि आप उनको इन्वेस्ट करें, बेसिकली गवर्नमेंट को पैसे दें, तो आपके पैसे पार्क हुए जा रहे हैं वहां पे और बोरो भी पीछे से आप किए जा रहे हो। तो आपको अपने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेट बैंक से बोरो करो, आगे दे दो, बीच में स्प्रेड कमाते रहो। इस बैंक ने इस चीज को बहुत अच्छी, इस आर्बिट्राज को बहुत अमेजिंग तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, जो कि आपको नजर आ रहा है। 6 ट्रिलियन आप निकाल लें स्टेट बैंक से, इन्होंने तकरीबन बोरो किया हुआ है। और 6 ट्रिलियन के ऊपर अगर ये जो इन्होंने अपनी डिटेल्स अपनी, ये अब देखिएगा जो इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है इसके अंदर जो डिटेल्स डिस्क्लोज की हुई है आप देखें, इन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज भी किया हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, वो रिप्राइस बड़े क्विकली हो रहे होते हैं। और इधर पीआईबी फ्लोटर लिए हुए जो 6 महीने में रिप्राइस हो जाते हैं, तो किसी हद तक उन्होंने वेरिएबल एसेट्स और लाइबिलिटी को मैच किया हुआ है। अब ये देखिए 10 ईयर फ्लोटर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है 4.9 ट्रिलियन है, और शॉर्ट टर्म फ्लोटर पीआईबी इन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे 1.1 ट्रिलियन। दोनों को ऐड कर लें रफली आपका 6 ट्रिलियन बन जाता है। और ये देखें इन्होंने स्टेट बैंक से तकरीबन रिपो में जो बोरो भी किया हुआ है वो तकरीबन 6 ट्रिलियन ही किया हुआ है। और इसके ऊपर इन्होंने बताया भी है 10 ईयर जो फ्लोटर है इसके ऊपर इन्होंने 9.2 की वेटेड एवरेज मेच्योरिटी पे 1.38%, 138 बेसिस पॉइंट का इनके पास स्प्रेड मौजूद है जो ये कमा रहे हैं एवरेज। और शॉर्टर जो ये वाला है इसके ऊपर ये कमा रहे हैं 92। तो जब आप वेटेड एवरेज निकालते हैं रफली 1.3% का स्प्रेड बनेगा। तो अब आप ये देखें जरा 6 ट्रिलियन के ऊपर आप 1.3% इस वक्त निकाल लीजिए कितना बनता है। और क्वार्टर का अगर हमें देखना है तो डिवाइड बाय 4 कर लीजिए इसको। ये देखिए 19 अरब रुपए क्वार्टर के निकल के आते हैं जो बैंक रफली यहाँ के ऊपर मोटा मोटा कमा रहा है। सो इन ऑन अ नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ 91 बिलियन, 19 बिलियन
इज कमिंग फ्रॉम रफली आपका जो सिर्फ जो वो इस आर्बिट्राज है वहाँ से आपका सारा निकल के आ रहा है। आप अगर इसको परसेंटेज में निकालना चाहें तो ये परसेंटेज के अंदर आपका आ जाता है, कितना हो जाएगा ये देखें, 21% ऑफ योर NII बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम दीज आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, जो यहाँ पे इन्होंने अच्छे तरीके से जिसका एडवांटेज लिया है इन्होंने यहाँ पे जाके। बॉटम लाइन में आप जाके निकालेंगे तो इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज इससे एसोसिएटेड कॉस्ट आपकी कम होती हैं, तो कोई 25% जैसे इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये एक और बड़ी सोर्स ऑफ इनकी इनकम थी। अच्छा, अब गोइंग फॉरवर्ड इसके ऊपर व्यू लेना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं आसानी के लिए काम ये करता हूँ, थोड़ा सा मॉडलिंग भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर मैं इसको फोरकास्ट करूँ, स्प्रेड अलग अलग बनाऊँ, बट इन ऑर्डर टू कीप थिंग्स ईजी मैं इसको फ्लैट ले लेता हूँ इन नंबर्स को। यहाँ पर मैं कोई इसमें कोई साइंस नहीं लगाता, यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये फ्लैट ही रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर ये लोग इस बोरोइंग को बढ़ाते गए, जो कि थोड़ा कुछ अरसे से नज़र आ रहा है कि ये बोरोइंग को अगर बढ़ाते गए तो ये थोड़ा अर्निंग्स में कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है इनके पास रूम बढ़ता जा रहा है कि ये फर्दर स्टेट बैंक से बोरो करते रहें और उसकी बेसिस के ऊपर आगे फ्लोटर्स में इन्वेस्ट करते रहें। तो स्प्रेड अभी भी कम हो गया है बट अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो अपॉर्चुनिटी इज स्टिल देयर। आई डोंट नो वेदर दे विल डू इट और नॉट, दैट्स टोटली अप टू देम। अब आपके पास ये आ गया, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अजम्पशन लगाने में कि सूद रेट वगैरह क्या होगा। तो देखें आपका इस वक्त 11.5% का पिछले क्वार्टर का एवरेज था, पॉलिसी रेट इस वक्त 11% चल रहा है, तो मैं अभी सितंबर में 11 लगा देता हूँ। इन माई ओपिनियन आपको पता है मैं आई बिन वेरी वोकल कि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से फर्दर बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होने चाहिए बिकॉज ऑफ आर एक्सटर्नल अकाउंट जो फ्रेजिलिटीज़ हैं उसकी वजह से, बट इन्फ्लेशन कम होने की वजह से स्टेट बैंक के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो आई डोंट, कहना बड़ा मुश्किल है क्या होगा आगे इन फ्यूचर, अल्लाह ताला जानता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रिड्यूस ही कर लेता हूँ इसको, मैं 10.5 का एक अजम्पशन ले लेता हूँ कि 10.5 हो जाएगा एंड लेट से, फिर मैं उसके बाद 10% का एक अजम्पशन लेता हूँ, बट मैं 10% से नीचे नहीं जा रहा फॉर नाउ। ठीक है जी। अच्छा, बाकी ये लाइबोर तो नहीं, SOFR हो चुका है, अब लाइबोर ख़त्म हो गया आई थिंक, सो इसको मैं 4% अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि ये 4% रहेगा। और अब हम फोरकास्टिंग की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेजर नेट इंटरेस्ट इनकम ही आपने फोरकास्ट करनी होती है। ये थोड़ी सी मैंने पुराने जो पिछले 2 क्वार्टर्स के नंबर बिठाने की कोशिश करी थी, जिसमें मैं करीब तो आ गया हूँ बट एग्जैक्ट नहीं आ सका, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया इधर कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट है थोड़ी सी, तो एग्जैक्टली करीब आना मुश्किल है। और दूसरा थोड़ी सी चीज़ ये भी कि डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर बैंक को थोड़ा सा फायदा ये भी होता है कि एसेट रिप्राइसिंग बाद में हो रही होती है और जो लाइबिलिटीज़ की रिप्राइसिंग सेविंग्स डिपॉजिट वगैरह की इमीडिएट हो जाती है, तो वो एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है आपके पास, उसकी वजह से भी थोड़ा सा गैप एक नज़र आ रहा है आपको। तो करंट डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक कितना कमा रहा होगा आप ये देखें। बैंक को जैसे मैंने आपको बताया करंट डिपॉजिट से तो बैंक पूरा ही कमाता है। यूजुअली बैंकिंग के केस में, बैंक से केस में क्या होता है, वो बैंक्स डू इज के वो टी बिल्स में पैसे डाल रहे होते हैं, करंट डिपॉजिट या PIBs में डाल रहे होते हैं, तो वो एक पूरा पैसे आपके लॉक हो जाता है वहाँ पे उसके अंदर। और टी बिल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉलिसी रेट के करीब चल रहा होता है। बट इन्होंने अपना जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है ये देखें थोड़ा सा अग्रेसिव बनाया हुआ है। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो 10 ईयर फ्लोटर और शॉर्ट टर्म फ्लोटर से इन्होंने अपना SBP बोरोइंग फाइनेंस कर ली। अब आ गया फिक्स्ड एसेट्स, इन्होंने बता दिए फिक्स PIBs एंड सुकूक्स, इनकी यील्ड इन्होंने बता दी है इस वक्त 14.9% आपके पास चल रही है। ये है 1.66 ट्रिलियन। और डिपॉजिट भी इनका अगर आप देखें, करंट डिपॉजिट आप ऐड करके देखें तो तकरीबन 1.6 ट्रिलियन के करीब ही चल रहा है। तो मोटा मोटा आज के दिन आप इसमें कह सकते हैं कि ये लोग स्प्रेड जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं, सॉरी टोटल जो इसके ऊपर कमा रहे होंगे वो इस वक्त कमा रहे होंगे ये जो काइबोर या वट एवर पॉलिसी रेट 14 प्लस इसके ऊपर ये लोग कमा रहे हैं तकरीबन 3.5% मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस वक्त थोड़ा सा, जो कि 14.5 बन जाएगा। बट ये सस्टेनेबल नहीं होगा क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड रेट्स भी नीचे आ गए हैं, उसके बाद उतना ये पुराने इन्होंने एसेट जो एक्यूमुलेट किए हुए थे वो है। गोइंग फॉरवर्ड जो नई डिपॉजिट ग्रोथ आएगी वो सेम यील्ड्स के ऊपर इस वक्त इन्वेस्ट नहीं हो पा रही होगी, अब यील्ड्स नीचे आ गई हैं तो इस वक्त शायद अब 11-12 के ऊपर हो रही होंगी। तो ये इस तरह से रहेगा नहीं, ये नंबर कम होता चला जाएगा आपका। सॉरी मैं इसके अंदर डिवाइड बाय 4 करना भूल गया। ये डिवाइड बाय 4 अगर आप देखें तो करंट डिपॉजिट्स के ऊपर इस तरह का नंबर निकल के आ जाता है यहाँ पे। ये लोकल हो गया। अच्छा, अब इसके साथ फॉरेन करेंसी करंट डिपॉजिट्स भी हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे। इनके ऊपर मैं अगेन ये लगा देता हूँ कि ये यहाँ पे 4% प्लस इसके ऊपर भी लगा लें कि बहुत सारे जो यूरो बॉन्ड्स आपके या बाहर के जो बॉन्ड्स होते हैं 6% पे चल रहे होते हैं वो लगा लेते हैं। इसको भी डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, ये मेरे घर निकल के आ गया करंट डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, इसको मैं नॉर्मलाइज करता जाऊंगा, ये ऐसे सस्टेन नहीं करेगा। मैं इसको 3.25 किया जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैं इसको और कम करता हूँ 3 पे लेके आता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से 2.75 पे लेके चला जाता हूँ, 2.75 के मैं इसको 2.5 करता हूँ, 2.5 के बाद मैं इसको 2.25 करता हूँ, 2.25 के बाद मैं यहाँ पे इसको 2.2 कर देता हूँ, फिर मैं 1.75 कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ कि इतना स्प्रेड शायद ये एडवांसेस और वो सारी चीज़ें मिला के इतना कमा लेंगे। अगर आपको लगता है ज़्यादा है, कम करना चाहते हैं, 1.5 ले जाएं, पर थोड़ा सा प्रीमियम आपको रखना पड़ेगा कमाने के लिए। अब आप आ जाएं सेविंग्स डिपॉजिट के ऊपर। तो सेविंग्स के ऊपर जो पाकिस्तान में इस वक्त जो पिछली पॉलिसी थी उसके मुताबिक तो 1.5% आप कमाया करते थे, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखता हूँ। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको बताया दूसरे एसेट्स के अंदर जिसमें से एग्रेसिवली इन्होंने एसेट बुक बनाई हुई है उसमें इनके रिटर्न ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ पे 2% रख लें, और जो ये वाले डिपॉजिट्स हैं इसके ऊपर हम अगेन 2% इसके ऊपर भी रख लेते हैं कि कमा रहे होंगे, और दोनों को डिवाइड बाय 4 कर दीजिए क्वार्टर के लिए। क्वार्टर का क्योंकि हम काम कर रहे हैं, डिवाइड बाय 4 ना भूलिएगा। अब हम आ जाते हैं अदर डिपॉजिट्स के ऊपर। ये बड़ा सिंपल है, इसके ऊपर कोई इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो नंबर भी छोटा है और इधर इस पर स्प्रेड भी आपके कम होते हैं। ये आ गया। अब आता है वो SBP बोरिंग वाला गेम। इसके अंदर हम ये SBP बोरिंग ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया है उसके अंदर तकरीबन वेटेड एवरेज 1.3% का इनका स्प्रेड बन रहा है, तो 1.3% डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं यहाँ पे। और अदर बोरिंग्स के ऊपर भी आप यहाँ पे नंबर बहुत छोटा सा है बट ले लें, चलें इसके ऊपर भी 2% शायद कमा रहे होंगे, 3% कमा रहे होंगे, बट ये बिगर पिक्चर में मीनिंगलेस है। ये हमने सबको सम कर लिया यहाँ पे। तो ये मेरे नेट इंटरेस्ट इनकम की फोरकास्ट आ गई। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया मेरी इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जाते हैं फ़ी इनकम के ऊपर। अब फ़ी इनकम जो होती है, देखें ये मोस्टली आपका जो मैंने आपको बताया डेबिट कार्ड और फलान इनकम होती है। इसका आसान तरीका यही होता है कि आप इसको डिपॉजिट के ऊपर ले लें, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स, ये मल्टीप्लाई बाई ये कर दें, तो डिपॉजिट्स की जो डायरेक्शन होगी वही आपको फ़ी इनकम डायरेक्शन मिल जाएगी। डिविडेंड इतना छोटा नंबर है, आई थिंक इसको इग्नोर भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफएक्स इनकम ये एक नंबर आप देखिए मीन नंबर सा चलता जा रहा है, इसके ऊपर एक सर्टेन ग्रोथ ले लें आप, छोटी सी कोई इतनी बड़ा नंबर 1.02 कर लेता हूँ एवरेज लेके। गेन एंड लॉसेज मैं ज़ीरो रखता हूँ, मैंने आपको बता दिया बिकॉज मुझे रिकरिंग या साफ सुथरी अर्निंग देखने का शौक है इस वजह से। बाकी ये नंबर भी इतना छोटा है कि मीनिंगलेस है आपके लिए। ये यहाँ पे सेम कर लें। ये नॉन इंटरेस्ट इनकम आ गई आपकी। इन दोनों को जब आपने सम कर लिया नॉन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट को, तो टोटल रेवेन्यू आ गया विच इज़ इन दिस केस 109 अरब रुपये। ये आपका हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं एडमिन एक्सपेंसेस के ऊपर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर भी यूजुअली बैंक जब अग्रेसिव होता है तो डिपॉजिट्स ग्रोथ लिंक हुई भी होती है आपके डिपॉजिट, एडमिन कॉस्ट आपकी लिंक हुई भी होती है डिपॉजिट्स ग्रोथ के साथ। तो जितना एक्सपेंशन आप करेंगे उतना आपके रिफ्लेक्ट करेगा एडमिन एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे। तो मैंने उसको एज अ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स ले लिया, तो बेसिकली मैंने उसको लिंक कर दिया। वर्कर्स वेलफेयर फंड ये आई थिंक 2% होता है ऑफ जो ये है, यहाँ सर्कुलर रेफरेंस एक चलेगा, दिस इंटू -2% लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि अभी ज़ीरो है, इसको भी ज़ीरो करते हैं, रेलेवेंट छोटा सा नंबर है। अब ये आ जाए क्रेडिट अलाउंसेस। अच्छा, ये क्रेडिट जैसे मैंने आपको बताया ये होते हैं प्रोविजंस जो आमतौर पे लोन्स के ऊपर आप ले रहे होते हैं। अब यहाँ पे रिवर्सल है 2 अरब, 2.25 अरब रुपए का, 1.6 का रिवर्सल है, और यहाँ 14 अरब का एक्सपेंस हुआ हुआ है। आप यूजुअली आई थिंक 1 अरब का एक्सपेंस ले लेना यहाँ पे मुनासिब है, इतना इसमें अज्यूम करना कि कुछ भी रिवर्सल्स ही चलते रहेंगे, आई थिंक वो भी थोड़ा सा अग्रेसिव असम्पशन हो जाता है। तो ये हमारा निकल आया यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आया जब मैंने उसके अंदर ये आपको माइनस कर दिया आपके सामने। और अब हम आ जाते हैं टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन यहाँ पे इनकी जो है वो तकरीबन 54% चल रही है। कॉर्पोरेट टैक्स 44% प्लस 10% सुपर टैक्स, ये 54 हो जाता है। तो बीच में बातें उठी हैं कि सुपर टैक्स ख़त्म होना चाहिए। आई डोंट नो कब ख़त्म होता है भी नहीं होता, यस बैंक्स के ऊपर भी ख़त्म करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो। तो ये फिर मैं अभी तो वही अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। ये आ गया आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, डिवाइड बाय 2504.25 नंबर ऑफ शेयर्स कर दें आपके, तो ये आपकी एक अर्निंग्स फोरकास्ट इस बैंक की बन गई है आपकी। अच्छा, अगेन ये एक्यूरेट अर्निंग्स फोरकास्ट कहीं से भी नहीं है, इसमें मल्टीपल अजम्पशंस लगे हुए हैं। इंटरेस्ट रेट आउटलुक मैंने अपने सर्टेन अजम्पशन के व्यू के मुताबिक ली हुई है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से कराई हैं, एक्यूरेट फोरकास्टिंग मैंने बिल्कुल नहीं करी है, बट ब्रॉडली डायरेक्शन आपको बड़ा सिमिलर सा मिलेगा। मतलब ये कि इफ़ थिंग्स रिमेन सेम, बहुत चेंजेस नहीं आते, तो 54 की EPS में भी 57, 58, 59 हो जाएगी, बट 54 की EPS 70 होना है इस वक्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अनलेस कोई बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो, डिपॉजिट ग्रोथ अब नॉर्मली कंटिन्यू करती रहे, तो उस वक्त शायद इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट अगेन मैं फिर रिपीट करूँगा, मैंने एक्यूरेट EPS फोरकास्ट नहीं करी क्योंकि सिंपल रखने के लिए मैंने
आसान वर्किंग मैंने यहाँ पे रखी है जो कि आपको समझ आ सके, जबकि हम एक्चुअली जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो हर एसेट की अलग से हम प्राइसिंग करके देख रहे होते हैं, जो कि फिर यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट यू कैन ऑलवेज यूज दिस शीट टू एक्चुअली कम अप विद अ डायरेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस कि ब्रॉडली किस तरह का नंबर हो सकता है उसका। बाकी ये डिविडेंड देख लें, अभी 8 रुपये लग रहा है, फिर 8 रुपये लग रहा है, फिर आगे से एक लेने के इनकी पॉलिसी थोड़ी सी डिविडेंड के मामले में अच्छी रही है, इसको लगा दें कि 65% जैसा कुछ लगा के एक कर लें इसके अंदर क्या डिविडेंड होगा। ये आपका डिविडेंड निकला है, तो आपकी अर्निंग फोरकास्ट बन गई। अब आप देख लें कि इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, डिपॉजिट ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट दो मेजर अजम्पशन है, वो आप रख के देख लें कि अर्निंग्स आएंगी तो 2030 की अर्निंग्स कोई 67 रुपीज़ जैसी लग रही हैं अगर इस तरह के नंबर्स चलते रहते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि अभी डिपॉजिट ग्रोथ 10% क्यू रहने के बाद फिर हम उसको स्लो डाउन कर रहे हैं टू 21%, फिर फर्दर स्लो डाउन कर रहे हैं टू 14-15%। अगर ये डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा रहेगी तो ऑब्वियसली अर्निंग ग्रोथ भी ज़्यादा आएगी आपकी। इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उसका भी फ़र्क पड़ सकता है आपका। इन चीज़ों का रिपो बोरिंग जो लोग ज़्यादा कर लेते हैं और ज़्यादा, क्योंकि स्प्रेड अभी भी मौजूद है तो वहाँ से भी फ़र्क पड़ सकता है आपका। ये चीज़ें हैं, बट आप वैल्यूएशन के लिए यू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं अगर दिसंबर की वैल्यू लूँ, दिसंबर का 0 कर देता हूँ। अच्छा, DPS नहीं EPS। सो यूजली डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल होता है, मैं डिविडेंड नहीं ले रहा, मैं अर्निंग्स पे ले रहा हूँ, बिकॉज अगर पूरा डिविडेंड नहीं होगा तो रिमेनिंग अर्निंग्स री इन्वेस्ट हो रही होंगी, दे विल ऑल्सो अर्न समथिंग फॉर यू। सो आई वुड रादर यूज एक्चुअली फुल अर्निंग्स एंड सी कि भाई वैल्यूएशन पोटेंशियल इसका कितना बनता है। तो मैं EPS पूरी की पूरी ले लेता हूँ यहाँ पे। सो अगेन EPS की मैंने डायरेक्शन निकाल ली यहाँ पे, और ये आ गई टर्मिनल वैल्यू के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वो ग्रोथ अजम्पशन। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा जो 11% पॉलिसी रेट चल रहा है, और आप लोगों को पता है कि मैं 10% का कम से कम रिस्क प्रीमियम रखता हूँ। एंड इन केस ऑफ बैंक्स में यहाँ पे 2% एडिशनल ऐड करूंगा बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी रिस्क। बैंक्स के ऊपर ओवर टाइम रेगुलेटरी बर्डन इंक्रीज होता गया है। कभी सेविंग्स डिपॉजिट के ऊपर रेगुलेशंस टाइटन होती गई हैं, कभी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती गई हैं, कभी कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से कारोबार के ऊपर रेगुलेशंस टाइटन होती गई हैं। सो आई वुड एक्चुअली कीप दैट सम मार्जिन ऑफ एरर फॉर माई सेल्फ, एंड 2% का मैं एक एडिशनल यहाँ पर रिस्क प्रीमियम फॉर बैंक्स ओनली ऐड करूँगा। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाती है फिर 23% बन जाती है। अच्छा जी, अब टर्मिनल वैल्यू इज सिंपली सम ऑफ लास्ट 4। मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये क्वार्टरली है, एनुअल पे तो हम लास्ट उठाते हैं हमेशा। सो दिस इंटू 1 प्लस जी। अच्छा, जी यहाँ पे क्या होगा? सो लॉन्ग रन में जब आप अज्यूम कर रहे होते हैं गोइंग कंसर्न है तो बहुत ही लॉन्ग रन में देखना पड़ता है, तो वहाँ पर बेहतर ये है कि आप सस्टेनेबल चीज़ें देखें। तो पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल का एवरेज M2 ग्रोथ इज 13.5%, तो मैं उसको प्रॉक्सी रखना चाहूँगा कि चीज़ें वहीं पर कन्वर्ज हो जाएंगी। 1 प्लस जी डिवाइड बाई आर माइनस जी। आर इज माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइड बाई जी अगेन इज माई 13%। यहाँ पे रख लेता हूँ, तो मेरी ये टर्मिनल वैल्यू आ जाती है। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूँगा इन सब की। सो एक्स एंड PV का फंक्शन ले लिया, ये मेरा रेट आ गया, और यहाँ पे मैं ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स निकाल लेता हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड तकरीबन 182 पर शेयर बनती है इनकी, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल भी चाहिए। सो टर्मिनल कितना है? ये 2030 में है, इसको मैं 2025 में लाऊंगा तो मुझे 5 साल डिस्काउंट करना पड़ेगा। 1 प्लस आर रेज टू द पावर 5 ये हो जाएगा, और ये 284 हो गया। इन दोनों को जब मैं सम करता हूँ तो मेरी फेयर वैल्यू 466 रुपीज़ की बनती है, जो आज के दिन होनी चाहिए बेस्ड ऑन दीज नंबर्स, बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस। अब अगेन सेंसिटिविटी आप रन कर सकते हैं, डिपॉजिट रो चेंज कर लें, इंटरेस्ट रेट चेंज कर लें, रिपो बोरिंग चेंज कर लें। डिपॉजिट रो चेंज करनी हो, लेट से मैं जो यहाँ पे 20% वाला चक्कर चलाया था, ये मैं अगर इसको आगे ड्रैग कर दूँ लेट से, तो ये वैल्यूएशन देखें आपकी 523 के ऊपर चली जाती है, जो कि आज के दिन इसकी होनी चाहिए। एंड अगेन इसमें डिस्काउंट रेट में मैंने 2% एडिशनल एक रिस्क फैक्टर भी रखा हुआ है बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी जो मैं आपसे बात कर रहा था। सो इन माय ओपिनियन ये इस तरह के क्या नाम है फेयर वैल्यू इस तरह की कोई नंबर निकल के आता है। आप देखें अगर 466 520 तो मोटा मोटा आपके 500 जैसी वैल्यू इसकी आज के दिन होनी चाहिए। अच्छा, आप इसको देखना भी चाहें कि ये नंबर कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, तो उसको इस तरह से देख लें कि आपकी जो EPS है ये कितनी है। नेक्स्ट ईयर की जो आपकी EPS निकल के आ रही है 54 रुपीज़ जैसे आ रही है, तो 54 रुपीज़ के ऊपर 520 रुपये होना इज रफली 10 टाइम्स अर्निंग्स। इट्स नॉट एन एबनॉर्मल नंबर। अगेन आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देखें, इसमें 35 रुपये का डिविडेंड, 500 रुपये का रेट, आप 7% डिविडेंड यील्ड की बात कर रहे हैं, तो कोई बहुत एबनॉर्मल सी चीज़ ये नज़र नहीं आ रही वैल्यूएशन के अंदर। सो आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। तो यहाँ पर हम अपनी इस शीट को ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको समझ आया। आई अंडरस्टैंड इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली बैंक के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। मैं जितना ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने कोशिश करी है। मैंने देखें बैलेंस शीट कोई ज़्यादा फोरकास्ट ही नहीं करी पूरी बैलेंस शीट, बिकॉज वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आई ट्राई टू कीप इट एज नॉर्मल, एज सिंपल, एज ईजी एज पॉसिबल।
और आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमारे कमेंट कर दिएगा, ईमेल लिख दिएगा, विल बी हैप्पी टू आंसर यू। अगर आप कम्युनिटी के अंदर अगर आप हमारे इसमें सर्कल के ऊपर हैं तो आप वहाँ पर इसको पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, फर्टिलाइज़र की वीडियो हमने बनाई थी, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे आकर सवाल पूछे, हमने जवाब दिया। अगर आपका बैंकिंग रिलेटेड भी कोई सवाल है, यूबीएल रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह हम और कंपनीज़ के ऊपर भी वीडियोस बनाते रहेंगे। ऐसे मेजर सेक्टर्स हम मोस्टली कवर कर चुके हैं, अब थोड़े से रह गए हैं, उनको हम देख लेंगे क्या करना है। फिनकलाब एकेडमी के अंदर हम इस तरह की और वीडियोस बनाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लें, और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इसके साथ मैं आपका यहाँ पे और वक्त नहीं लूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।